जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी घटना चक्र साइंस की क्लास लेकर आए हैं और ये जो साइंस की क्लास है ये बीपीएससी की स्वयं की घटना चक्र की बुक से करवाया जा रहा है। हमने पिछली क्लास में जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में जो है 51 नंबर से कंप्लीट करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होंगे जो आपको आज की क्लास में करवाए जाएंगे। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था 51 नंबर का, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने का जो प्रकाश का कलर होता है उसको अलग करने का जो तरीका है वो सिर्फ एक है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, अर्थात जो प्रकाश आता है, प्रकाश को अगर प्रिज्म के सामने से गुजारा जाता है तो वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपतित किरण प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है जो 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर प्रश्न है, यदि किसी ऐनक मतलब चश्मे के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो याद रखिएगा, डायोप्टर देखिए लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापते हैं और इसकी जो क्षमता कितनी है +2 है। ठीक है, तो इसमें जो है आप कितनी फोकस दूरी का लेंस होना चाहिए? तो याद रखिए इसमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस होना चाहिए, +50 इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे फोकस दूरी F बराबर होता है 1/, लेंस की क्षमता, ठीक है, D, और लेंस की क्षमता कितनी, ये जो है मीटर में होती है, याद रखिएगा। तो लेंस की क्षमता कितनी है ये बताइएगा पहले। तो लेंस की क्षमता 1/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 है ना लेंस की क्षमता, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये मीटर में है। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आया आपको 50 सेंटीमीटर। 53 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? मतलब किस तरफ संकेत करती है? तो आपकी जो चुंबकीय सुई होती है ये नॉर्थ और साउथ 2 डायरेक्शन को संकेत करती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा को चुंबकीय सुई जो है आपकी संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? एक नली है, नली में श्वेत प्रकाश को कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके, जो तंतु होता है इसको गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जो है प्रदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है और ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य परावैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। ये परावैंगनी किरणें ही जो है नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रदीप्तिशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था ये बताना है। तो आइंस्टीन जो थे इनको नोबेल प्राइज की बात करेंगे, ये जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए जो है इनको मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनको प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु 1921 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 56 नंबर प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत जब हम उत्पन्न करते हैं यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम, तो यूरेनियम जो धातु होती है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है और यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, जो कमरा होता है इसको कैसे ठंडा किया जा सकता है? पानी के बहने से नहीं, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग जो है कमरे में संपीड़ित गैस छोड़ देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा संपीड़ित जो गैस है ये आपको किसमें भरी होती है? ये एलपीजी सिलेंडरों में भरी होती है। एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें संपीड़ित गैस ही भरी होती है, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टिन और सीसा, इन दोनों का बना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, निकल, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु, ये टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का से मिलकर के बना होता है, याद रखिएगा। फ्यूज एक जो है छोटा तार होता है
जो है रांगा शीशा, रांगा मतलब टिन और शीशा मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन, अतिभारण, मूर्तता, वृद्धि आदि के कारण जब जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने के किसी भी प्रकार की दुर्घटना टल जाती है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता है। ठीक है, ये जो है कौन से पदार्थ कुचालक होते हैं? इनमें जो है तांबा तो इसका सुचालक होता है। पारे की बात करेंगे तो ये ऊष्मा का कुचालक होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक, जो अतिचालक होगा उसकी होगी शून्य पारगम्यता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा अतिचालक होगा उसकी पारगम्यता घटती जाएगी और अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर है आपका, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है? तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे घटता है। जो अर्धचालक का प्रतिरोध होता है वो हमेशा घटता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीज होता है, वही रहता नहीं। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको बताया, अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है और यह अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 62 नंबर है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है, क्योंकि इसका क्या कारण है कि जो है लोहे का गुटका जो है ठंडा लगता है? तो लोहे के जो गुटका होता है वो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का चालक होता है। लकड़ी में तो ऊष्मा का चालक होता नहीं है, लेकिन लोहे के टुकड़े में ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए ये जो है ठंडा प्रतीत होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि पंखा क्यों गर्मी की मतलब ठंड की अनुभूति प्राप्त करता है? याद रखिए, गर्मी के मौसम में तो ये जो है हमारा पसीना तेजी से इससे सूखता है या वाष्पित हो जाता है, एक तरह से देखा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जब हमारा पसीना सूख जाएगा तो हमें आराम की महसूस होगी, ये ठंडा फील होगा। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं? नहीं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान पर तक ठंडा कर सकते हैं? ये भी नहीं होगा। अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ये आप एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, जो कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर होता है, अगर हम उसको खोल देते हैं दरवाजा, तो आप जो है कमरा आपका धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठीक है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अभी बताएगा आपको। फिर अगला प्रश्न है 66 नंबर, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। कपास के जो कपड़े होते हैं अर्थात कॉटन के, गर्मी में एकदम सही है। ठीक है, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। फिर आपका एक्रोलिक जो कोक्रेशियम, सीडी बनाने के लिए तो पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये तो एकदम सही है। ठीक है, और एक्रेलिक जो कृत्रिम रेशा है इसे कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये गलत है। एक्रेलिक को जो है कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, लेकिन ये गलत है आपका। ठीक है, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका गलत है, ये इसका राइट हो जाएगा। एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन तो कहा जाता है, लेकिन ये रेयान को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, ABCD सही है और ये सही नहीं है। 67 नंबर प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा उत्तरोत्तर सुरंग और उत्तरोत्तर गर्त, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है तरंगदैर्घ्य। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, इस दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, ये बताना है।
इसका जो है वेग चेंज हो जाता है, तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाती है, अपवर्तनांक चेंज हो जाता है। आवृत्ति आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 69, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये अवतल और उत्तल दोनों बनते हैं, डी ऑप्शन। सॉरी, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये उत्तल लेंस से बनते हैं, सॉरी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा, सॉरी, दूरदृष्टि दोष। यहाँ पे दूरदृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूरदृष्टि दोष का मतलब कि दूर का वस्तु सही दिखाई दे रहा है, पास की वस्तु सही से नहीं दिखाई देती है। हम जो जब पढ़ते हैं तो पास में रख करके पढ़ते हैं, दूर से तो पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से करना है आपको, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, दर्पण के सामने रखे एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जब वस्तु आपसे बड़ी दिखे, मतलब कहने का कि जब आपका प्रतिबिंब आपसे बड़ा दिखता है तो हमेशा वहां पर अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु के प्रतिबिंब का दोगुना जो है दिखाता है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अवतल दर्पण से व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए जो है, जो कार वगैरह के जो वाहनों के मिरर होते हैं, साइड मिरर, इसीलिए उनमें उत्तल लेंस लगाते हैं, क्योंकि वो जो है अपने से छोटी चीजें दिखाता है, मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है छोटा दिखाता है, इसलिए एक साथ बहुत सारी चीजें उस मिरर में आ जाती हैं। 71 नंबर प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग का अनुमानतः है। ध्वनि में जो वायु का वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, जो प्रकाश विकिरण है इनकी प्रकृति कैसी होती है? इनकी प्रकृति जो है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो आकाश नीला इसलिए लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, नहीं, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, ये बात सही है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो तारों का टिमटिमाना मतलब चमकना, और जहां चमकने की बात तो आएगी तो वो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, ये जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, और उसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये सबसे कम होता है। यहाँ पे आयतन सबसे कम और घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान m बटे आयतन v। तो यहाँ पे जब v कम होगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान है ये हो जाता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब तो पानी फर्श पर फैल जाएगा? ऐसा नहीं है, उसका कोई भी जल स्तर नहीं बढ़ेगा, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। अगर जब तक वो बर्फ जो है पानी में पिघल रहा है, धीरे धीरे जब पिघल जाएगा तो कोई भी पानी के स्तर में नहीं बढ़ेगा न घटेगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो इसका एक ही कारण है, वो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद गोल आकृति की हो जाती है। अगला प्रश्न है 79, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो आप सभी को पता है जो शहद होती है, शहद देखिए, जो जितनी गाढ़ी वस्तु होगी, मतलब सांद्रता जिसकी सबसे अधिक होगी, उसी को हम लोग कहेंगे कि उसका श्यानता भी अधिक है, ठीक है। तो सब आपने देखा होगा जो शहद होती है वो काफी मोटी होती है, गाढ़ी होती है इन सबसे, तो इसकी श्यानता सबसे अधिक होगी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका
80 नंबर प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? जो महासागर है वहां पर ऊंची ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? ये जो है आपका चंद्रमा से आती हैं, याद रखिएगा, चंद्रमा से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है और उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की उस तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती। 81 नंबर प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो चंद्रमा पर जो है पृथ्वी के भार का 1/6 है, 1/6 है। ठीक है, अगर यहाँ पे पृथ्वी में कोई वस्तु इतनी 60 किलो की है तो वह जब वहां पे जाएगी तो वो 10 किलो की रहेगी। याद रखिएगा, चंद्रमा पर उसका भार जो है 10 किलो हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में जो है खाना इसलिए जल्दी पक जाता है, आप सभी को पता है कि वहां पर जो है प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। नाम ही प्रेशर कुकर, तो वहां पे दाब के कारण, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है और इस कारण जो है जल्दी पक जाता है खाना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 83 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, सभी को पता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको वहां पे सभी प्रकार की जानकारी और वहां पे आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, और वहां पे आपको क्लास पीडीएफ भी समय समय पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसके लिए भी आप वहां पे जो है ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसा होता है? ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? जो आर्यभट्ट है प्रथम भारतीय उपग्रह है और ये 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86, वर्ष दीर्घतम होता है। तो वर्ष दीर्घतम कहाँ पर होता है? ये प्लूटो पर होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लूटो का वर्ष जो है सबसे दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 87, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे हैं इनका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। सूर्य के प्रकाश का जब धरती पर पहुंचता है तो उसमें जो है 8.5 मिनट लगते हैं। याद रखिए 8.5 मिनट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, कब पहुंचता है? तो ये 8 मिनट में 8 मिनट 30 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की जो है भाषाएं बेसिक होती है, सी होती है, फॉरट्रान होती है और इसमें फास्ट कोई भाषा नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो फिलामेंट के रूप में जो है टंगस्टन धातु प्रयोग में लाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग में लाई जाती है? तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो 2 धातुएं हैं इनका प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। जो परमाणु नाभिक होता है उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं? तो नाभिक में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ये बताना है। इसमें कौन सा विकल्प गलत है?
नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट बताया नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन होते हैं, यही गलत हो जाएगा। ये गलत है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, एकदम सही, तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये भी सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। या बाकी सभी सही है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यही आपका रॉन्ग है। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा आपका वैकल्पिक ऊर्जा की दृष्टि से सबसे बड़ा भंडार है, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। जो परमाणु बम का सिद्धांत है, ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय संलयन पर सूर्य जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है और नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये जो है अभी बताए अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया इसे बोल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ये बताना है कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। वायु में जो है आपकी ये हीलियम पाई जाती है, आर्गन भी पाई जाती है, नियॉन भी। रेडॉन आपकी यहाँ पे नहीं पाई जाती, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेडॉन जो है ये भी अक्रिय गैस है, लेकिन वायु में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो आप सभी को पता है कि जो है वाट, जो आपका वाट होता है कितने किलोवाट का है, आपने देखा होगा, तो कितने वाट हमने जो है बिजली यूज किया उस पर आधारित होता है, ठीक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल एक, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, चांदी। इन चारों में से बताना है कि कौन सी जो है सबसे भारी धातु है, ठीक है। जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ लीजिए। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।